मेरे सभी प्यारे दोस्तों का जीएस हार्ड चैलेंज में करियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा डे है 15th। ये मान के चलिए अगर हमने 75 डेज का एक चैलेंज रखा है तो 1/5 आज हम कंप्लीट कर लेंगे वो रोड। बाकी का रोड कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और दूसरी चीज़, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में फिर से मैं आपको एक बारी बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियसली आपके एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, आज हम करने वाले हैं लाइक पॉलिटी, तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे, जिससे क्या है कि आपकी ओवरऑल जो रिवीजन है, या मेरी तो कोशिश यही है कि जिनकी जीएस कमज़ोर है, जो डरते हैं, उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको समझाऊं और उनके आसपास के जो फैक्ट्स हैं वो भी बताऊं ताकि आप नोट कर सकें और आपका जो जीएस से रिलेटेड फियर है वो ख़त्म हो सके। क्या है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करने में अगर जो कोई जिसने अभी तक नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक बेटर तरीका हो कि हाँ आप उससे कुछ ना कुछ गेन कर पाएँ। तो ठीक है, आज की शुरुआत हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से है, जो कि है इफ़ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी डज नॉट गेट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द लोक सभा, 2 members of the community can be nominated by the प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द पार्लियामेंट। सबसे पहली बात, पहले चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ हो, नॉमिनेशन आ जाए, तो वो नॉमिनेशन कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। अब जो मेन बात है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, अब उनका रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में नहीं है। ऐसा क्यों है? पहली बात तो मैं बता देता हूं, जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके 2019 उसके तहत इसको खत्म कर दिया गया है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इतने सालों के बाद पार्लियामेंट को रियलाइज हुआ कि हमारे देश में इतने एंग्लो इंडियन नहीं बचे, ये जो कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि उनको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। इसीलिए आपके जो स्टेट्स में भी अगर कोई नॉमिनेशन था वो भी समाप्त कर दिया गया है, और आपका यहाँ पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी आपका जो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसके तहत ये खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये प्रीवियसली आपका एग्जाम में आया है, 2019 से पहले आया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। देखो, प्रेसिडेंट के लिए जो एज है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें, 35 ईयर्स। देखो आपको मैं बताता हूँ, प्रेसिडेंट के लिए प्लस वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। आपकी राज्यसभा मेंबर के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, और लोकसभा मेंबर के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from sessions for 45 days, 60 days, 90 days, 365 days। तो देखो इसका आंसर है, देखो आप भी साथ के साथ करते रहिए अटेम्प्ट, वेट मत कीजिए कि हाँ भाई मैं आंसर दूंगा। पॉज करके आप अपना आंसर सोच सकते हैं, फिर मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका आंसर है 60 डेज। हमारे जो आर्टिकल 1014 में मेंशन किया हुआ है कि विदाउट एनी प्रायर नोटिस, या जैसे हम छुट्टी लेते हैं हम अपने एम्प्लॉयर से, तो ऐसे ही अपना जो एक तरीके से पार्लियामेंट है या जो सेशन है उसका हेड होता है, लाइक लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है। अगर आप उसकी बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के अगर लगातार 60 दिनों तक नहीं आते हैं तो उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उस जो भी मेंबर हैं उनको फिर से वहां अलाउड नहीं किया जाएगा जब तक वो दोबारा चुनकर नहीं आते।
ठीक है, तो इसको आप याद रखें, 60 डेज इसका आंसर है। In India, the residuary powers are vested with union government, state government, both union government and state government या local government। देखो रेसिड्यूरी पावर कौन सी होती है हमारी, तीन लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट जिसमें जो हमारी केंद्र सरकार है, मतलब ऐसे मैटर्स हैं जिस पे केंद्र सरकार अपना मतलब रूल रेगुलेशंस बनाती है। फिर स्टेट लिस्ट जिसमें हमारे स्टेट जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अपने स्टेट्स के लिए अलग अलग जो भी पॉलिसी है, जो भी उनकी लिस्ट में जो मैटर लिस्टेड है, तो उनके ऊपर वो अपना रूल रेगुलेशन बनाते हैं। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें ऐसे ऐसे मैटर्स हैं जो कि कॉमन हैं, जो यूनियन के लिए भी है, मतलब एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट के लिए भी, तो उसमें दोनों अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। जैसे इसमें एजुकेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इस तरह के आपके कुछ मैटर हैं। जैसे फॉरेस्ट है, तो वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो आपका आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कौन से देश से अडॉप्ट किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी चीज़ कवर नहीं हो रही, बाई चांस कोई ऐसी पावर है, ऐसा लेजिस्लेशन या कोई मैटर है जो यहाँ कवर नहीं हो रहा, तो वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है आपका यूनियन गवर्नमेंट। हो सकता है कोई ऐसा मैटर हो जो यहाँ पे मेंशन ना ही किया गया हो, तो अब ऐसे मैटर में फिर लड़ाई हो सकती है कि स्टेट बोलेगा मैं बनाऊंगा इस पे अपना जो भी रूल रेगुलेशन है, यूनियन बोलेगा मैं बनाऊंगा। तो ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन लेगा। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट था 1992, जो कि ये लागू हुआ, मतलब एप्लीकेबल हुआ 1993 में। तो जो एक्ट है कब है, 1992, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इज बाईकैमरलिज्म एन एसेंशियल फीचर। भाई बाईकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीयता, भाई कौन सी प्रणाली है उसका मेन फीचर है या एसेंशियल फीचर कह सकते हो। तो आपका जो ये प्रणालियां हैं, पहले आप देखो कि हमारे ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है। जो बहुत सारे जैसे ये बाईकैमरलिज्म, पहले समझो क्या है। बाईकैमरलिज्म का मतलब है दो सदन है, द्विसदनीयता आपने हिंदी में पढ़ लिया। एक है अपर, अपर जो सदन है वो है राज्यसभा, जो लोअर है वो है लोकसभा, ठीक। तो ये दो सदन हो गए। अब ये दो सदन की जरूरत क्यों पड़ी, लोकसभा भी चल सकता था लेकिन राज्यसभा क्यों, क्योंकि भाई जो स्टेट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था अलग से। क्योंकि जो लोकसभा उसमें तो आपको पता है कि जो चुनकर आते हैं लोग, वो पूरे देश में जब इलेक्शन होता है तो वहां से चुनकर आते हैं, ठीक है। उसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता, वो डायरेक्टली यूनियन के हिसाब से ही चुन के आते हैं। लेकिन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राज्यसभा। तो अब दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं कि भी स्टेट्स को भी साथ लेके चल रहे हैं और यूनियन को भी, लेकिन जिसका मेन है स्टेट्स का जो रोल है, तो उस वजह से इसका आंसर होगा फेडरल सिस्टम। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, अब 50 अलग अलग राज्यों को मिला करके जो यूनाइट हुए स्टेट्स, तो उनको बोला गया है यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेन वहां पर जो स्ट्रोंग है वो कौन है, वो स्ट्रोंग है वहां पर स्टेट्स। उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी है अपने अपने स्टेट्स का, लाइक लॉस एंजलिस, टेक्सास, न्यूयॉर्क, तो वहां पर उनकी ज़्यादा चलती है। और जो ये द्विसदनीयता है, जैसे सेम यहाँ पे भी स्टेट्स का भी अपनी सदन है और एक सेंट्रल लेवल पे भी है, तो वैसे ही अपना इंडिया में भी है। तो इसका आंसर होगा आपका फेडरल सिस्टम। सोशलिज्म सक्सीड्स इन अचीविंग। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल होता है, लोगों का उच्च जीवन स्तर, समाज में आय का समान वितरण, समाज में उच्च व्यक्तिगत कल्याण, या समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। देखो सोशलिज्म बहुत बार आपने सुना होगा, तो
समाजवाद है उसका मेन रोल ही ये है कि भाई जो अमीर हैं तो उनका पैसा या उनके रिसोर्सेज, जैसे क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो क्या मान के चलते हैं, उनकी विचारधारा क्या है कि भाई अमीर तो फिर वो अमीर ही बने रहेंगे, गरीब को हमेशा गरीब रखेंगे। तो इसलिए अगर जो ये समाजवाद का आइडिया है वो है कि भाई उनसे पैसा लेकर जो बाकी है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो इसका जो मेन जो अचीवमेंट है वो यही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, ताकि भाई सभी में अगर इनकम इक्वल रहेगी तो लोगों के मन में हीन भावना या ऊंच नीच या गरीब अमीर का कुछ दिमाग में नहीं आएगा। द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि जो स्टेट है उनकी कैपिटल में हाई कोर्ट होता है, लाइक हरियाणा है या पंजाब है तो उनकी कैपिटल है चंडीगढ़, तो वहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट स्थापित है। ठीक है, बाकी आपका मान लो जैसे महाराष्ट्र है तो मुंबई में आपकी हाई कोर्ट है। तो ऐसे ही जनरली मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो भोपाल है कैपिटल, लेकिन उनकी जो सीट है, मेन सीट है, वो आपकी है जबलपुर में। बाकी 2 बेंचेस भी हैं, एक बेंच आपकी इंदौर में, एक बेंच आपकी ग्वालियर में। Who said the directive principles of state policy are just like a check on bank payable at the convenience of the bank? सबसे पहली बात ये बता देता हूँ कि किसने कहा था। ये कहा था केटी शाह ने। केटी शाह कौन थे? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने उस टाइम पे ये बात कही थी कि ये भाई जो चेक है वो बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक को पैसे पे करने हैं, लेकिन बैंक तभी पैसे पे करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे करने चाहिए, मतलब उसकी कन्वीनियंस पे, हमें ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा। तो ये बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि जो डीपीएसपी हैं वो आपके नॉन जस्टिसिएबल हैं। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल है कि भाई अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जाके उस चीज़ के खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है कि भाई जैसे मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, वो आर्टिकल 44 में मेंशन भी है डीपीएसपी में, लेकिन आज तक लागू हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्या हम इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? कोर्ट बोलेगा भाई देखो ये आपका डीपीएसपी के अंडर आता है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है कि भाई हम उस चीज में कुछ नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन योर गवर्नमेंट कि भाई उनको लगे तो वो लागू करें और नहीं लगेगा तो वो नहीं करेंगे। दैट्स वाई उन्होंने ये बात उस टाइम पे बोली थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बातें चल रही थी, मतलब वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट है आज का, द प्रपोजल ऑफ फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसिडर्ड ओनली इफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक सच डिमांड, if Lok Sabha passes a resolution by 2/3 majority, if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority, none of the above। भाई ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब सपोज जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, कोई भी ऑल IAS है, IPS है, IFS है, IFOS है, तो ये सारी आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। लेकिन उसमें कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए तभी जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है जब राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिला। जनरली अगर हमें ना पता हो तो हम इसका आंसर ये लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आपकी राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास करेगी तो ही वो बिल आगे प्रोसेस होगा और उस पर डिस्कशन होकर के नया ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी जो क्विज है यहीं ख़त्म होती है। आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बना। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे हम आपसे फिर से मुलाकात होगी विद ए न्यू सब्जेक्ट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।